हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस सेट की, आपका आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा 33, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया। फर्स्ट ऑप्शन आता है अल्बर्ट बिने, सेकंड ऑप्शन आता है स्कीनर, थर्ड ऑप्शन आता है पियाजे और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका थॉर्नडाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि प्रथम बुद्धि परीक्षण, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बिने आपका। ओके, ठीक है। और कौन से ईयर में इन्होंने विकसित किया था, तो 1905 ईस्वी में क्या है इन्होंने इसको विकसित किया था। और उनके जो सहयोगी थे, इनके कौन थे, इनके सहयोगी भी थे। वो कौन थे, सहयोगी थे इनके थियोडर साइमन। ठीक है, थियोडर साइमन थे जो इनके क्या थे, इनके सहयोगी थे। और इस परीक्षण को बिने साइमन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बिने साइमन स्केल आपका, ठीक है, बिने साइमन स्केल के नाम से कौन से परीक्षण को जाना जाता है, तो ये है प्रथम बुद्धि परीक्षण, जिसको अल्बर्ट बिने ने दिया था, उसको जाना जाता है आपका। ठीक है, और इसे विशेष रूप से उन छात्रों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्हें क्या है, जिनको क्या था, स्कूली पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम को समझने में क्या हो रही थी, समझने में कठिनाई। ओके, ठीक है। अल्बर्ट बिने ने एक जो परीक्षण है, या ये परीक्षण जो है इसको विकसित इसीलिए किया था कि विशेष रूप से इसलिए किया था कि छात्रों की पहचान करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, एक तरह से, कि जिन्हें स्कूली पाठ्यक्रम को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है आपकी। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इनका उद्देश्य, कि इनका जो उद्देश्य था आपका अल्बर्ट बिने का, इनका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा में जो भी कठिनाई आती हैं उनका सामने करने वाले छात्रों की पहचान करना आपका। ओके, क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल, कि प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्बर्ट बिने ने विकसित किया था। किसके सहयोग में किया था आपका, साइमन के में। कौन से ईयर में किया था, 1905 में किया था। और पाठ्यक्रम को समझने में जिनको कठिनाई होती है, स्कूली पाठ्यक्रम को, उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन इज, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। फर्स्ट सामाजिक अनुभव, सेकंड परिपक्वता, थर्ड भाषा और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका भाषा। ठीक है, कि जो आपकी भाषा है, आपका जो पियाजे हैं, पियाजे का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाषा जो है वो बाद में आती है। ठीक है, विचार जो है, विचार भाषा को निर्धारित करता है, जबकि भाषा जो है सीधे तौर पर क्या है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा जो है वो सीधे तौर पर तो करती नहीं है, लेकिन आपका जो विचार है वो भाषा को क्या है, निर्धारित करते हैं। पियाजे जो है, इनका मानना है, पियाजे बोलते हैं कि बच्चा पहले क्या है, खुद सीखता है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ करता है, वो कोई भी चीज़ करता है, स्वयं सीख कर ही क्या है वो विचार विकसित करता है। और फिर जो उसके विचार होते हैं, ये जो विचार होते हैं उनको क्या करता है, व्यक्त। ठीक है, तो व्यक्त करने के लिए क्या है, भाषा का उपयोग किया जाता है। किसका, जो आपकी भाषा होती है इसका क्या किया जाता है, उपयोग करता है। यानी पहले विचार आते हैं, उसके बाद क्या है, भाषा आती है, और बाद में वह भाषा विचारों को आगे बढ़ाने में क्या करती है, हेल्प करती है आपकी। ओके, इसमें एक पॉइंट और आता है पियाजे के अनुसार कि जो आपका भाषा का जो विकास होता है, उसके लिए जो आपकी भाषा होती है, ये क्या है, ये एक उपकरण होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, एक उपकरण होता है। पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का स्वतंत्र कार्य नहीं है, जबकि क्या है, जबकि एक उपकरण है। ओके, और जिसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति अपने विचार और अवधारणाओं को क्या करते हैं, व्यवस्थित और व्यक्त कर पाते हैं।
तो क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट भाषा का, कि ये भाषा प्रभावित क्यों नहीं करती है संज्ञानात्मक विकास को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ब्लूम का वर्गीकरण डैश का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है उपलब्धि लक्ष्य, सेकेंड ऑप्शन आता है पाठ्यचर्या घोषणाएं, थर्ड ऑप्शन आता है पठन कौशल और आपका फोर्थ ऑप्शन आता है संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन रहेगा कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का क्या है, एक श्रेणीबद्ध संगठन होता है क्या आपकी ब्लूम जो आपका वर्गीकरण होता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, सीखने के उद्देश्य को। क्या है आपका जो सीखने के उद्देश्य होते हैं, सीखने के उद्देश्य को जटिलता के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि यह जो होता है वो टीचर को विशिष्ट सीखने के जो परिणाम होते हैं उनको क्या है परिभाषित करने और जो निर्देशात्मक सामग्री होती हैं उसको तैयार करने और आपका जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो संज्ञानात्मक स्तर पर क्या होता है छात्र होते हैं सीखने का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ब्लूम के जो वर्गीकरण में क्या है बहुत सारे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं इसमें ब्लूम के वर्गीकरण में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पदानुक्रमित संरचना। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से और आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड जो मैं बताऊँगी उससे भी बन के आ सकता है कि क्वेश्चन ऑप्शन जो हैं आपके चेंज होते रहते हैं। तो क्रमित जो आपकी संरचनाएं ये क्या होती है कि जो वर्गीकरण में क्या होता है ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसी की तो बात कर रहे हैं हम कि वर्गीकरण में जो विचार के अलग अलग क्या होते हैं स्तर होते हैं जो कैसे होते हैं पदानुक्रमित होते हैं। मीन्स जो निचला स्तर के कौशल को समझने के लिए क्या है उच्च क्रम कौशल से पहले ज्ञान की क्या होती है आवश्यकता इसमें होती है आपकी। ठीक है, और एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसी के अंदर तीन सीखने के क्षेत्र आपके। ठीक है, तो ब्लूम के वर्गीकरण में क्या है 3 सीखने के मुख्य क्षेत्र शामिल करे गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है संज्ञानात्मक। फर्स्ट क्या है संज्ञानात्मक। ठीक है, सेकंड आता है जो संज्ञानात्मक है ये हमारे किससे ज्ञान से, किस चीज़ से ज्ञान से रिलेटेड है संबंधित है। सेकंड आता है हमारा भावात्मक जो हमारा किससे भावना से संबंधित है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है मनोप्रेरक। ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित है ये हमारा शारीरिक जो कौशल होते हैं उससे संबंधित होता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ब्लूम के वर्गीकरण में सीखने के मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं कौन कौन से। संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, मनोप्रेरक होता है आपका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है सीखने के मुख्य क्षेत्र शामिल है तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक आपके हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं आपको याद होने चाहिए और पता भी होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और पॉइंट आता है जो है शिक्षक के लिए उपयोगी। किसके लिए? शिक्षक मतलब टीचर के लिए क्या है टीचर के लिए उपयोगी। ओके, इसमें क्या होता है कि जो टीचर इस वर्गीकरण का उपयोग छात्रों को प्राप्त होने वाले जो ज्ञान होते हैं जो कौशल होते हैं उसके स्तर को समझने में और जो स्पष्ट सीखने के उद्देश्य को स्थापित करने और सीखने की जो भी प्रगति होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। कौन? आपके जो टीचर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वाक्य विन्यास, रूपिम, स्वैनिम या फिर व्यवहार मूलक। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका रूपिम। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? रूपिम, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फीमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉर्फीमी बोलते हैं। रूपिम एक ऐसा भाषा का तत्व है जिसे
जिसे क्या करते हैं, छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। किसमें? छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता। ये अर्थ रखता है उदाहरण के लिए, जैसे खुश एक क्या हो गया, रूपिम हो गया। खुश क्या है? खुश आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका रूपिम हो गया। जबकि आपका जो है खुश अगर कहें हम, इसका अपोजिट अगर खुश कहें तो इसमें क्या है, जो हो गया, ये क्या हो गया, ये तो सीमित हो गया आपका। क्या हो गया? सीमित। ये सीमित रूपिम हो गया आपका। ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये क्या है आपका मूल शब्द जो खुश है, क्या है, जो खुश है, इसका अर्थ जोड़ता है आपका। ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो रूपिम होते हैं आपके, क्या होते हैं, एक सेकेंड, जो आपके रूपिम होते हैं उनको छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। और रूपिम के जो है आपके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार का होता है रूपिम। एक तो होता है मुक्त और आपका सेकंड होता है आपका सीमित वाला। ठीक है। आपका जो मुक्त रूपिम होता है, ये ऐसे रूपिम है जो अपने आप में स्वतंत्र रूप में अर्थ रख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया अभी, खुश आपका। ठीक है। इसमें आ गया आपका बड़ा आ गया, इसमें आपकी क्या आ गई, किताब आ गई आपकी। ठीक है। और सीमित की अगर यहीं पे हम बात करते हैं तो इसमें हम कर सकते हैं खुश कर सकते हैं, खुश को। ओके। इसमें हमारा क्या है, इसके अंदर आ सकता है हमारा, इसमें आ सकता है हमारा इनकरेक्ट, ये आ सकता है। मीन्स ये ऐसे रूपिम है जो अकेले खड़े होकर कोई अर्थ नहीं देते हैं। इन्हें अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए मुक्त रूपिम के साथ जुड़ना ही पड़ता है। इनको क्या है, सीमित जो रूपिम होते हैं इनको अपना अर्थ देने के लिए क्या है, इनके साथ इनको क्या है, जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे मुक्त में आपका हो गया खुश, मुक्त में हो गया आपका खुश, और यहाँ पे क्या है, सीमित में खुश भी है, लेकिन जो है ये सीमित हो गया। इसके साथ तब तुम्हारा मुक्त रूपिम तब जुड़ेगा, तभी ये क्या है, अर्थ को व्यक्त करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश सक्षम बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिगत अंतरों को समझना, सेकंड बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान, थर्ड शिक्षक को सामाजिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है, और डी आपका सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका आपका जो सभी है यही करेक्ट होगा। तो व्यक्तिगत अंतरों को समझना मतलब कि प्रत्येक छात्र, जितने भी छात्र होते हैं उन सबकी क्या होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग क्या होती है, इनकी अलग अलग रुचियां होती हैं, इनके सीखने के तरीके भी इनफैक्ट अलग होते हैं। और विकास को समझने से क्या है, शिक्षक इन व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अपना शिक्षण अनुकूलित कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्यक्तिगत अंतरों को समझना। ठीक है। इसी में हमारा सेकंड पॉइंट है बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान। मतलब ये क्या है, ये शिक्षक को, जो टीचर होते हैं उनको छात्र के व्यवहार, टीचर को क्या करता है, जो हमारे स्टूडेंट का क्या है, जो व्यवहार है, स्टूडेंट का क्या है, व्यवहार है, उसको सीखने की प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को समझने में मदद करता है। जिससे क्या होता है कि वो स्टूडेंट की, छात्र की ज़रूरत को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं आपके। ठीक है। इसी तरीके से आपका थर्ड पॉइंट आता है कि शिक्षक किसको, तो ठीक है, थर्ड पॉइंट में होता है कि जो टीचर होते हैं वो सामाजिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है। मीन्स जो विद्यार्थी के विकास और सीखने को क्या है, प्रभावित करते हैं आपके। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा शिक्षक के द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। फर्स्ट, ये देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथी के साथ कैसा अंतःक्रिया करता है। सेकंड, मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षण को प्रभाव में लाना। थर्ड, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। या डी,
जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका 4 ऑप्शन रहेगा कि जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका क्या है, विस्तृत अवलोकन करना है। ठीक है, क्यों, रीज़न पता होना चाहिए कि भाई क्यों करना है समस्या समाधान के दौरान विस्तृत अवलोकन, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चा लीक से हटकर सोच रहे हैं और अपरंपरागत जो समाधान है उसको ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा आपका कि जो टीचर होता है वो टीचर को बच्चे की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो हमारे अध्यापक होते हैं वो बच्चों की जिज्ञासा को क्या है, प्रोत्साहित करें, उन्हें अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर दें, उन्हें प्रयोग करने और गलती करने की आज़ादी देनी चाहिए उनको। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर मान लो आपका ये पॉइंट आता है तो भाई सही है, बढ़िया है, आप करेक्ट आंसर लगा दोगे। इसके अलावा भी और पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, एक तो विस्तृत अवलोकन करना हो गया। ठीक है, दूसरा जिज्ञासा को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, मतलब बच्चे को सवाल पूछने और जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए एक वातावरण जो है उनको देना, प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका खेल को बढ़ावा देना, खेल बोल सकते हैं, और कल्पना, आपकी कल्पना को बढ़ावा देना मीन्स बच्चे को जो नाटक होते हैं, खेल और कहानी सुनाने जैसी गतिविधियाँ जो होती हैं उनको शामिल करना चाहिए, जो उनकी कल्पनाशीलता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं आपकी। ठीक है, और इसी तरीके से है एक पॉइंट और आता है इम्पोर्टेंट आपका, असफलता को स्वीकार मीन्स जो टीचर हैं वो बच्चों को गलती करने और असफलता के डर के बिना ही उनको प्रयोग करने के लिए क्या करें, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो असफलता होती है वो सीखने की प्रक्रिया का एक इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि हिस्सा होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत होता है। निम्न में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। फर्स्ट ऑप्शन, ऐसी विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमा को पार करके नई प्रत्ययों को सिखा सके। सेकंड, उन क्रियाकलाप गतिविधियों को जोड़ देना जिनका परीक्षण ही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, प्रत्येक अध्याय महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान कर इन पर नोट्स उपलब्ध कराएं। डी ऑप्शन आपका, संपूर्ण पाठ्यक्रम की तो जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको जल्दी पढ़ा देना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका, कि ऐसे विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमा को पार करके कई प्रत्ययों को क्या है, सिखा सके आपका। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी विषय वस्तु जो है विकसित करना होता है जो विषय सीमाओं को क्या करती हैं, पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें आपका। ठीक है, मीन्स उन क्रियाकलाप का, किसका, उन क्रियाकलाप या फिर गतिविधियों को छोड़ देना जिनका परीक्षण नहीं होता है इसमें। ओके, इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, उन क्रियाकलाप गतिविधि को छोड़ देना जिनका परीक्षण नहीं होता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। नोट्स उपलब्ध करवाएं, जल्दी पढ़ाएं, तो ये सारे क्या है, इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ए, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए सही शब्द का चुनाव करते हैं। सेकंड, शब्दावली समृद्ध होती है और उन्हें भाषा के व्याकरण और वाक्य विन्यास की अच्छी समझ होती है। सी, कि उन्हें पढ़ना लिखना कहानी सुनना पसंद होता है। या फिर डी, सभी आंसर। तो करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी बात को क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से कहने के लिए सही शब्दों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इसी के साथ साथ क्या है आपका,
कि भाषा के विभिन्न रूपों का उपयोग करने में भी क्या होते हैं, माहिर होते हैं आपके। ओके। सेकेंड आता है ऑप्शन कि शब्दावली समृद्ध हो और उन्हें भाषा का व्याकरण और वाक्य विन्यास की क्या है, अच्छी समझ होनी चाहिए। मीन्स उन्हें क्या है, भाषा के व्याकरण और वाक्य विन्यास की क्या है, अच्छी समझ या अच्छी एक तरह से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति की ये सारी चीज़ें क्या हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आता है कि पढ़ना, लिखना और कहानी सुनना क्या होता है, मोस्टली इन लोगों को पसंद होता है। जो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति दर्शाते हैं भाषाई बुद्धि, तो इनका क्या है, पढ़ना, लिखना और कहानी सुनना इनको बहुत पसंद होता है। तो करेक्ट आंसर इज़ 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है, परिवार को समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक माना जाता है। बी ऑप्शन, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। सी ऑप्शन, समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या सभी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर इस सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि फैमिली, जो परिवार होता है, मीन्स जो प्राइमरी आपका प्राइमरी एजेंट होता है, ठीक है, या प्राथमिक जो कारक होता है कह सकते हैं हम, तो परिवार को क्या है, परिवार को समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है। तो यस, क्यों, क्योंकि ये बच्चे के जीवन का पहला एक सामाजिक क्या होता है, वातावरण होता है। मीन्स तब बच्चा क्या है, जन्म लेगा, जन्म से ही बच्चा परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके साथ क्या करता है, अंत्यक्रिया करता है और सामाजिक कौशल मूल्य को सीखता है। जैसे लाइक हमारा इसके अंदर आ जाता है प्यार, आ जाता है इसमें हमारा, ठीक है, इसमें हमारा स्नेह आ जाता है, इसमें हमारा क्या है, शिष्टाचार आ जाता है, जीवन के तौर तरीके आ जाते हैं आपके। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है हमारा स्कूल, कि जो विद्यालय है वो क्या है, समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। क्यों, क्योंकि स्कूल में क्या है, बच्चा अपने जो साथी होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं या फिर टीचर होते हैं, उनसे क्या है, बातचीत करते हैं, जिससे वे सामाजिक एकजुटता या फिर कह सकते हैं एकता, सामाजिक भूमिका के बारे में क्या है, सीखते हैं। जो अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उनके बारे में। ओके, लास्ट आता है इसमें आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। तो जो समाजीकरण है वो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। करेक्ट, क्योंकि परिवार से शुरू होकर बच्चा क्या है, स्कूल जा रहा है, सहकर्मी जो होते हैं, जनसंचार होते हैं माध्यम से, बहुत सारी एजेंसियों से अपने जीवन भर क्या है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि डैश डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास की विविध मांगों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट, खोज पोषण, सेकंड, चुनौती सीमा, थर्ड, वंशानुक्रम पर्यावरण, और डी, स्थिरता और परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगर हम यहाँ वंशानुक्रम की बात करते हैं, जिसको हम आनुवंशिकता भी कहते हैं, ये वो आंतरिक प्रभाव होता है, क्या होता है, आंतरिक, आपका आंतरिक प्रभाव। ठीक है, ऐसा आंतरिक प्रभाव है जो माता पिता से क्या है, संतान के अंदर जाता है। ठीक है, और व्यक्तित्व, बुद्धि और शारीरिक विशेषता की एक तरह से नींव रखता है। ये विकास की संभावित सीमा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और यही बात करते हैं पर्यावरण की, तो ये क्या है, बाहरी प्रभाव होता है ये आपका, जिसमें क्या है, ये वंशानुक्रम कारक के अलावा सभी जो बाहर के प्रभाव होते हैं उनसे उनको क्या करता है, संदर्भित करता है। मीन्स जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दुनिया के अनुभव शामिल होते हैं, और पर्यावरण वह अवसर और अनुभव प्रदान करता है जो विकास की दिशा को क्या है, प्रभावित करते हैं आपके। ओके, तो आपको क्लियर हो गया ये। तो आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े न्यू थे,
आपके पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे हटके थे, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर और इनका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी, 9 मीन्स कल होगी, और आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहें। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।